हाय बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ख़त्म किया था और उसमें जो रिजल्ट आए थे उसको हमने एनालाइज किया था कि जो रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब होगा और जो मिनिमम वैल्यू वो कब होगा। उसको एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा था कि ए प्लस बी यानी कि जो रिजल्टेंट आता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू था बेटा, वो तब आता था जब कॉस थीटा 1 हो जाता था। और कॉस थीटा 1 होता है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब है कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो जब दोनों वेक्टर पैरेलल था तो इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था। और मैक्सिमम रिजल्ट कितना बन रहा था बेटा, मैक्सिमम रिजल्ट बन के आ रहा था ए प्लस बी। क्या बन के आ रहा था, ए प्लस बी। इसको हमने पूरा एनालाइज किया था लास्ट क्लास में, जाकर के आप उसको देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फिर हमने देखा था कि आर का वैल्यू मिनिमम कब होता है। तो आर का वैल्यू मिनिमम तब होता है जब कॉस थीटा मिनिमम हो, और कॉस थीटा मिनिमम -1 के बराबर होता है, और ये 180 पे होगा। ठीक है ना। अब आपके मन में आएगा कि एंगल तो 180 से आगे और भी कोई एंगल हो सकता है जिसपे ये मिनिमम होगा, लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल तो 0 से 180 के बीच में हो सकता है, इसके अलग तो हो नहीं सकता। 0 से 180 के बीच का ही एंगल पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो 180 पे ये क्या होगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। और जब एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। और मिनिमम वैल्यू कितना निकल के आया था, √(a - b) का होल स्क्वायर। ठीक है। तो जब हमने रूट को हटाया यहां से तो ये आ गया था a - b। क्या आ गया था ये, a - b। अब a - b का नेगेटिव होने का चांस था, तो ये श्योर करने के लिए कि वो पॉजिटिव ही हो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, मॉड लगा दिया था। ठीक है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू था, और हमने आपको बोला था कि ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो आर का मैग्नीट्यूड है ये आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच कुछ भी हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि लेट्स से कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और दूसरा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो इन दोनों के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, यानी कि आर मैक्सिमम 8 और आर मिनिमम आपका हो जाएगा 5 - 3 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आर का वैल्यू है 2 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, यानी कि 2 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है इन दोनों वेक्टर का एडिशन। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस जो हमने पिछले क्लास तक कंप्लीट किया था, और आज वेक्टर एडिशन के दो और इंपॉर्टेंट लॉज हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसमें से एक है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को एक बार देखते हैं कि क्या है। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो इसको हेडिंग डाल लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, और ये भी सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। बस एक बार आप ढंग से स्टेटमेंट को सुनिएगा, उसके ज्योमेट्री को देखिएगा, बाकी कैलकुलेशन तो सेम ही है, रिजल्ट भी सेम ही, यानी कि यहाँ पे आज आपको कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है बेटा, कि लेट्स से कि आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है। ये एक वेक्टर है, लेट्स से इस वेक्टर का नाम हमने दे दिया वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे वेक्टर बी। ठीक है। ये आपका वेक्टर बी, ये दो वेक्टर मैंने आपको दे दिया है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि जब भी आपको दो वेक्टर का एडिशन निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो वेक्टर दिया हुआ है उन दोनों वेक्टर को आप टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहला काम तो हम करते हैं जी कि इनको हम टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। तो जो दिया हुआ वेक्टर था उसको मैं टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये आपका वेक्टर ए बन जाता है और ये आपका वेक्टर बी बन जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का, कि जो भी दो वेक्टर आपको दे रखा है जिसका आपको रिजल्टेंट निकालना है उन दोनों वेक्टर को आप टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए, एंड देन इन दोनों वेक्टर को एक पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड मानते हुए आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए जी। क्या कर दीजिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए।
तो पैरेललोग्राम मैं कंप्लीट कर रहा हूं, देखो कर दिया मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कहता है इस लॉ का कि जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, जो दिया हुआ वेक्टर था जिसको आपने ज्वाइन किया टेल टू टेल, उनके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाला डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि R इज इक्वल टू A प्लस बी। अब एक समझदार बच्चा जो होगा उसको तो लगेगा कि तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ही है, क्योंकि आप ध्यान से देखो जो आपने ये डॉटेड लाइन बनाया है, ये डॉटेड लाइन या डॉटेड साइड बेसिकली ये तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग जो आप वेक्टर बी को आप ट्रांसलेट करके ला करके यहाँ पे ज्वाइन करते थे, वो तो वही है। एक समझदार बच्चे के लिए तो कुछ भी यहाँ पे नया है नहीं, ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है। अब अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन में करा था डेरिवेशन। क्या करेंगे कि हम इस ए को एक्सटेंड करेंगे और फिर बी से यहाँ पे ड्रॉप डाउन यहाँ करेंगे और फिर हम लगा देंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन में, यानी सॉरी फिर हम लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमने कुछ नाम इस तरीके से दिया था ओ ए बी सी, ऐसे कुछ नाम दिया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये नाम चेंज कर देता हूं क्योंकि ये सब पहले से हमें पता है। इसमें मैं ABCD बना दूंगा, या ओ से ही शुरू करते हैं, O A B C एंड D। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम पूरा का पूरा नेमिंग कर सकते हैं। और अगर हमें पता है कि ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और अगर ये बी है तो याद कीजिए ये आया था बी कॉस थीटा और ये आया था बी साइन थीटा, इस तरीके से निकल के आया था, राइट। जिन बच्चों को अगर इसमें समझने में दिक्कत आ रहा है, एक बार आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को देखें, उसमें मैंने पूरा डिटेल में करके बताया, इसका कैलकुलेशन करके बताया है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, डायग्राम बना लिए। अब कैलकुलेशन तो वही है, तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे दोबारा नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में वही पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे और रिजल्टेंट आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जो वहां पे आया था वही यहाँ पे भी आएगा, नया कुछ थोड़ी आएगा। दूसरा कि लेट से कि ये एंगल अल्फा है, कि जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा एंगल भी हमने लिखने का तरीका देखा था, क्या देखा था, tan अल्फा के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो क्या आया था, वो आया था आपका b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये सब का मैंने पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन बता रखा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, या फिर इसी को आप साइन थीटा के टर्म में अगर लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बी साइन थीटा और हाइपोटेनस है यहाँ पे आर। इसी को आप कॉस थीटा के टर्म में लिख सकते थे, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड अपॉन आर। तो इस तरीके से मैं इसको नीचे लिख देता हूं यहाँ पे क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो कॉस थीटा इट इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर, ऐसा निकल के आया था, नॉट कॉस थीटा कॉस अल्फा, मैंने एंगल गलती लिख दिया, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, कॉस अल्फा, दिस इज नॉट साइन ऑफ थीटा, साइन अल्फा। ठीक है, क्योंकि हम अल्फा एंगल की बात करें तो अल्फा लिखेंगे यहाँ पे, ओके, ध्यान देना है। तो मैं आपको एक बार स्टेटमेंट यहाँ पे बता देता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, उसके बाद फिर रिजल्ट तो यही है। और कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप रिजल्टेंट निकालिए या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए। हाँ, ये जरूर है कि ज्योमेट्रिकली आपसे ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं और वहां पे आपको ज्योमेट्रिकली पूछा जा सकता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम सही है, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम सही है। तो इस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं।
तो इसलिए मैंने आपको ज्योमेट्री बता दिया इसका भी डिटेल में, और ट्रायंगल ऑफ एडिशन का भी बताया हुआ पीछे की क्लास में, तो आप उसको एक बार अच्छे से देखिएगा, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है जी? स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, join the given vectors tail to tail and draw a parallelogram considering, या ऐसे draw a parallelogram taking the given vectors as the adjacent sides of the parallelogram, then the vector, or you can say then the diagonal of the parallelogram, then the diagonal emerging from the point, yeah, emerging from the common point of the parallelogram, yeah, of the given vectors will be the resultant vector. सिंपल सी बात है, एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ वेक्टर है उसको आप टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए और फिर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और वो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते टाइम इस बात का आप ध्यान रखें कि जो वेक्टर आपको दिया हुआ है उसको आप उस पैरेललोग्राम के साइड के तौर पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, देन जो दोनों वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि जहां पे जो दोनों का टेल मिल रहा है, यहां से निकलने वाला जो डायगोनल है, that diagonal will be the diagonal emerging from the common point of the given vectors will be the resultant vector. ठीक है, so this is the statement of parallelogram law of vector addition. तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट आपको स्कूल के एग्जाम में लिखना पड़ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है बेटा, और डेरिवेशन मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन में बताया, वहां से आप सेम डेरिवेशन यहाँ पे चिपका सकते हैं। डायग्राम मैंने यहाँ पे फिर भी बना दिया है कि किस तरीके से आप डायग्राम को बनाएंगे और फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट, और वो लगा करके आपको रिजल्ट आपको यही मिलेगा, राइट, R इज इक्वल टू दिस, और फिर अल्फा के कैलकुलेशन के लिए tan अल्फा, sin अल्फा या cos अल्फा का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप ध्यान से देखें कि एक बेसिक डिफरेंस है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप क्या कर रहे थे कि दोनों वेक्टर को आप इन सक्सेशन ज्वाइन कर रहे थे, बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप ऐसा नहीं कर रहे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप क्या कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर को आप टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर कॉमन टेल से निकलने वाले जो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस्तेमाल करने में कोई भी, मैं फिर से कह रहा हूं, कैलकुलेशन अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में कोई डिफरेंसेस नहीं दिखता है, बट ज्योमेट्रिकल सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे, डायग्राम के सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको डिफरेंसेस दिखाना पड़ेगा, राइट। ठीक है,
चलिए, तो अगला जो हमारा लॉ है बेटा उस पे चलते हैं, और वो लॉ है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कोई कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, बट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें आपसे सवाल अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ सवाल आपसे ज्योमेट्रिकल पूछा जाएगा, और वो भी सिमेट्रिकल, जो भी डायग्राम्स मतलब सिमेट्रिकल जो सवाल होंगे वही। ठीक है, इसमें कोई असिमेट्रिकल सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसमें कोई आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको और कह देता हूं, ध्यान से समझो कि जनरली हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे या तो हमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, या फिर जिसका रिजल्टेंट फाइनली 0 बन जाता है। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप है इसका, बट बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, अब देखो, मान लो कि अभी तक हम दो वेक्टर की बातें कर रहे थे, अब मान लो कि आपको दो से ज्यादा वेक्टर एक साथ दे दिया और बोला कि आप इसका रिजल्टेंट बताइए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कहां पे यूज होगा, ये जहां पे फोर टू और मोर देन टू वेक्टर्स, कहां पे इस्तेमाल होगा, जहां पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आपको दे रखा हो और बोला कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, कैलकुलेशन इससे नहीं करते हैं। कैलकुलेशन के लिए अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो फिर हम आगे के जो कॉम्पोनेंट मेथड पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे उसको, राइट। ठीक है, करने का हम ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, करने का हम पॉलीगन से भी कर सकते हैं, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत ही लंबा होगा, तो वो कभी भी प्रीफर नहीं करते हैं हम। हमेशा जब भी दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन हमारे पास होता है, तो हम आगे मैं आपको जब कंपोनेंट बताऊंगा तो कंपोनेंट मेथड से करते हैं, राइट। तो फिलहाल आप इसको समझिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। लेट्स से कि आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर है, दो से ज्यादा वेक्टर है और आपको इन सब का एडिशन करना है। मैं यहाँ पे रैंडमली आपको दो से ज्यादा वेक्टर बना देता हूं। ठीक है, चलो मैं चार वेक्टर बना देता हूं, सबका नाम भी दे देता हूं। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर डी। सारे वेक्टर का मैंने नाम भी दे दिया और मैंने कहा कि इन चारों वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है ये। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन कहता है, जॉइन ऑल द गिवन वेक्टर्स इन ऑर्डर और इन सक्सेशन, देन द वेक्टर जॉइनिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले स्टेटमेंट ही देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट क्या है, join all the given vectors in order or in succession, join all the given vectors in order or in succession, and then the vector joining from tail of first vector to the head of last vector will be the resultant vector, will be the रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो हम पहले देख चुके हैं कि जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर ही होता है, सिंपल सी बात है। और जब आप एडिशन करते हैं तो ऑब्वियसली वो सेम कैटेगरी का वेक्टर होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप वेलोसिटी को फोर्स से ऐड कर देंगे या फिर आप वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से जोड़ देंगे। आप एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी के साथ जोड़ेंगे, एक फोर्स को दूसरे फोर्स के साथ ही जोड़ेंगे। जब भी एडिशन वाला प्रॉपर्टी लागू होता है, एडिशन वाला ऑपरेशन लगता है, कहाँ पे लगता है, सेम टाइप के क्वांटिटी में। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट को आप एक बार ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि जो भी वेक्टर आपको दे रखे हैं उन सबको आप इन ऑर्डर या इन सक्सेशन ज्वाइन कर दो। फिर क्या कहता है, द वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वन।
तो इसका मतलब जो वेक्टर हमको दिया गया है उनको एक ऑर्डर में पहले ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि डायग्राम क्या बनता है। तो यहाँ पे बेटा मैं एक एक करके सारे वेक्टर को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। देखो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये आपका वेक्टर सी हो गया, ये आपका वेक्टर डी हो गया। देखो मैंने इन सब को एक सिंगल लूप में ज्वाइन कर दिया है। मैं इनके कलर को चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो इन सबको मैंने एक ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया है या फिर इन सक्सेशन ज्वाइन कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है? अगला स्टेप कह रहा है कि आप क्या करो, ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो, समथिंग लाइक दिस। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन सब वेक्टर का एडिशन है बेसिकली। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि जब भी आपको दो या दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उन वेक्टर्स को इन ऑर्डर ज्वाइन कीजिए एंड देन द वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वन, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतने वेक्टर्स को हम इस तरीके से, मतलब इस शेप में हम ये साइड लेंथ तो नहीं निकाल सकते, ये साइड लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। अगर मान लो ट्रायंगल होता तब तो फिर भी आसान था, पैरेललोग्राम होता फिर भी आसान था, बट ये तो अलग सा ही पेंटागन बनता हुआ दिख रहा है ना। तो एक पेंटागन में आप अजीब से पेंटागन में वो भी साइड लाइन निकालना इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आपसे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करवाए। जब भी हमको दो से ज्यादा वेक्टर का कैलकुलेशन करना है तो हमारे पास दूसरे मेथड्स, आसान मेथड्स हैं, वो देखेंगे अगले क्लास में, राइट।